प्रियवाक्येन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव्यः तस्माद् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात जब मीठे वाणी बोलने से सभी को संतुष्टि मिलती है तो हमें ऐसे वचनों को बोलने में कंजूसी क्यों करनी चाहिए, दरिद्रता क्यों दिखानी चाहिए। So students, this is me Anushka Shukla. As you all know about me, it is the first lecture of class 10th mathematics and we will start it from Euclid's division lemma. Real numbers का ये लेक्चर, तो इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को। इसको समझने से पहले हम क्या देखेंगे, इसको समझने से पहले हम देखेंगे कि ये किस बेसिस पे हमारा जो है वर्क करता है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके की, आप कुछ भी चीजें मान लें, ये हमारे पास मैंने मान लिया कि ये रसगुल्ले हो गए, मिठाई हो गई इतनी सारी, इस तरीके से डेकोरेशन भी कर दूं उसके ऊपर। तो अगर मैं इसका 3 का पेयर बना, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अगर मैं इसका 3 का पेयर बनाऊं, ये एक पेयर बन गया 3 का, ये दूसरा पेयर बना, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, लेकिन यहाँ पे एक क्या हो गया, रिमेनिंग, एक हमारा क्या बच गया, एक मिठाई हमारी बच गई। अगर मैं इसमें 4 का पेयर बनाऊं, किसका 4 का, मैंने 3 के कितने पेयर बनाए, पूरे 13 है, 3 के मैंने कितने पेयर बनाए, 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4, बचा कितना हमारे पास, एक, तो ये वैल्यू हो गई 1। अगर मैं इसी पे अभी 4 का पेयर बनाऊं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, तब हमारे पास कितने बचेंगे, 13 है। फिर अगर मैं इसमें 4 का पेयर कितने का बना रही हूँ, 4 का बना रही हूँ, कितने बने, 3 बने और रिमेनिंग 1। अगर अभी मैं इसमें 5 का पेयर बनाऊं, 5 का 1 2 3 4 5 ये गया, 1 2 3 4 5 ये गया, तो रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास, 3। तो अगर 13 है और हमने उसमें 5 के पेयर बनाए, पेयर कितने बने हमारे पास, 2, बचा कितना, 3 बचा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आपको वैल्यू गिवन है a, आपको बनाने हैं कितने, b पेयर्स आपको बनाने हैं, वो कितने टाइम्स बनते हैं उसको हम q से डिनोट करेंगे और जो रिमेनिंग बचेगा उसे हम r से। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, bq प्लस r, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a और b क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे। और जो r होगा वो 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होगा, किससे, b से छोटा, 0 के बराबर भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 1 को कम कर दूं, ये वाले 1 को अगर मैं कम कर दूं, तो ये 3 क्रॉस 4 होगा, बस ये एक रिमेनिंग जो बचा हुआ था वो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, ये 12 हो जाएगा, तो हमारे पास 12 है, तो ये 3 क्रॉस 4 होगा, रिमेनिंग हमारे पास एक भी नहीं बचेगा, 0। तो ये r जो होगा हमारा रिमाइंडर भी, अगर हम बोले इसको, रिमाइंडर जो होगा वो 0 के इक्वल भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, और लेकिन वो b से छोटा होना चाहिए, b से ये हमेशा छोटा होगा। तो जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है वो इसी ही बेसिस पे वर्क करता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ अभी। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, क्या डेफिनेशन अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो इसके डेफिनेशन में होगा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, then there exist, देखिए there exist की साइन भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, there exist इस तरीके से हम लिखते हैं, अगर आप चाहें तो इसको लिखें या फिर आप इस साइन का भी यूज कर सकते हैं। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist a unique integer q and r सेटिस्फाइंग कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये करेगा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये जो है इस वाली कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हम इसका यूज किस लिए करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम किस लिए करते हैं, मैं वो आपको लिखवा दे रही हूँ यहाँ पे। इट इज यूज टू फाइंड, ये किसके लिए यूज होता है, फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टू इंटीजर्स। अगर हमें कोई दो इंटीजर गिवन है
तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। अभी आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं इसकी कंडीशंस को लिखवाऊंगी एंड देन हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे, किस तरीके से उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कंडीशन क्या होगी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए, इसमें पहली कंडीशन है हमारी जो हमने लिखवा दिया, अगर हमारा देखिए c ग्रेटर देन या फिर a अगर ग्रेटर देन b हो, जो मैंने आपको बताया a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो अगर a ग्रेटर देन b होगा तो कंडीशन हमारी क्या थी, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b, जहाँ पे r जो है हमारा वो 0 से बड़ा या फिर उसके इक्वल हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। ये हो गई हमारी कौन सी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, इफ r इज इक्वल्स टू 0, मतलब अगर आपका रिमाइंडर पहले ही टर्म में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, देन b इज HCF ऑफ a एंड b, तो जो b होगा वो HCF होगा किसका, a और b का HCF होगा। अगर हमारा r जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, देन we will continue the process until r is equals to 0। तब तक हम अपने प्रोसेस को आगे लेकर जाएंगे जब तक r की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। अगर पहले ही टर्म में r की वैल्यू 0 हो गई तो वहां पे जो b होगा वो हमारा HCF होगा किसका, a और b का। लेकिन अगर r जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता तो यही प्रोसेस हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहेंगे, HCF को फाइंड करते रहेंगे जब तक r की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। जैसे अगर ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 455 एंड 42 का हमें HCF फाइंड आउट करना है, तो a की वैल्यू है 455 एंड b की वैल्यू है 42, मतलब 42 पेयर्स होंगे हमारे और 45 जो है वो टोटल अमाउंट गिवन है। और 42 में अब हम कितने टाइम्स करेंगे कि हमें इसका कुछ HCF फाइंड आउट मिले। तो हम जानते हैं कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो ये जो b होगा यही HCF हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो हम उसी टर्म को आगे बढ़ाते हुए, उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे जहाँ पे r 0 उसकी b की वैल्यू HCF हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इसको 455 इज इक्वल्स टू बी क्यू, मतलब 42 इंटू, देखिए 42 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये जो है कैंसिल आउट हो सके। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 42 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 420 होगा। कितना होगा, 420 होगा। अगर हम फिर 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 462, कितनी वैल्यू हो जाएगी 462, विच इज ग्रेटर देन 455। तो इसको हम 10 टाइम्स तक ही लेके जाएंगे, 10 टाइम्स तक इसको लेके जाएंगे, प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, अगर हमारे पास 420 है, ये हो गया 420, 455, ये 420 सब्ट्रैक्ट किया तो 35, तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी 35। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो इस प्रोसेस को हम अगेन आगे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 होता तो हम इसी 42 को HCF बोलते हैं, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो इसको हम HCF नहीं बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा फिर अगेन, अगर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला जो गिवन है b की वैल्यू, अब b को हम a मानेंगे, इस r को हम क्या मानेंगे, r को हम मानेंगे b, वही प्रोसेस होगा, b को मानेंगे a, r को मानेंगे b, और r की वैल्यू को अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो 35 1 टाइम्स ही जाएगा, 2 टाइम्स पे 70 हो जाएगा, तो 1 टाइम किया तो 35 1 जा 35, और सब्ट्रैक्ट इसमें बचेगा कितना हमारे पास 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 7। यहाँ से भी रिमाइंडर जो है हमारा वो r इज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, r की वैल्यू 7 हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम अगेन आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 35 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 7 5 जा 35, यहाँ पे हो गया 5, प्लस कुछ बच रहा है 7 5 35, कुछ बचा, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0, तो r इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये जो 7 होगा, 7 वाले ही टर्म में हमारा r 0 हो रहा है, तो 7 इज HCF ऑफ 455 एंड 25। तो 7 जो होगा वही HCF होगा हमारा किसका, 55 का और 42 का, 455 एंड 42, यहाँ पे क्या होगा 42। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें 3 जो है सब क्वेश्चंस हैं, तो मैं पहला वाला करा रही हूँ आपको। इसका सॉल्यूशन क्या है चलिए देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जो सबसे बड़ा होता है
जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसे हम ए मानते हैं, जिसकी वैल्यू कम होती है उसे हम बी मानते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला होता है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ए क्या है हमारा 225, बी क्या है 135। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, इसको अगर आप चाहें तो सीधा सीधा इस तरीके से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। देखिए 225 हुआ यहाँ पे 135 पहली बार जाएगा, दूसरी बार में ज़्यादा हो जाएगा ये, तो 135 कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 0 हो जाएगा यहाँ से 12 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा 9 और ये 90। तो इस तरीके से ये जो हमारा होगा 225 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 इंटू 1 प्लस 90, 135 इंटू 1 प्लस 90। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारा 90 आया, 0 नहीं आया, तो इस प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं 130 को अगेन लूँगी और 90 से डिवाइड करेंगे। तो फिर आप करिए 135 90 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम फिर जाएगा और हमारे पास आएगा 5, 13 माइनस 9 करेंगे तो 4। तो ये हो जाएगा हमारा 135 इज इक्वल्स टू 90 क्रॉस 1 प्लस 45, ये आएगा। तो इसको भी लिखते हैं यहाँ पे 90 क्रॉस 1 प्लस 45। अब हम फिर हमारा r जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया तो हम फिर 90 को लेंगे, तो 90 इज इक्वल्स टू 45। अब 45 में कितने टाइम जाता है, 45 टू 90, तो 2 प्लस 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब क्या हो गया r इज इक्वल्स टू 0। तो जो 45 होगा 45 ये हो जाएगा हमारा HCF किसका, इन दोनों का 135 एंड 225 का HCF हमारा हो जाएगा। यहाँ पे आए, इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसको A लेंगे, इसकी वैल्यू कम है इसको B लेंगे। तो रूल यही है, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो लिखेंगे 38220 इज इक्वल्स टू 196। ये सीधा सीधा आप डिवाइड करके देखिएगा, इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी 195, मतलब 196 में जब 195 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगा और रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। रिमाइंडर कितना होगा, R की वैल्यू 0 होगी। तो ये जो 195 होगा 195 इज HCF ऑफ किसका, HCF होगा 38220। ये इस तरीके से आया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आप करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे इसको। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस एक्सरसाइज के। अब ये नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ फॉर्म 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5, जहाँ पे जो q है हमारा वो इंटीजर है, हमें इन सब को शो करना है कि ये जो होंगे हमारे वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म में गिवन है, ये हमें शो करना है। तो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में जो हमारा a होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ से 6q प्लस 1 को देखूँ तो हमें पूरे में b की वैल्यू क्या दिख रही है, b की वैल्यू हमें पूरे में 6 दिख रही है। तो यहाँ से हम b की वैल्यू को क्या फाइंड आउट कर लेंगे, b इज इक्वल टू 6, ये फाइंड आउट करेंगे। अब a की वैल्यू तो पूरे में सेम ही रहने वाली है तो a को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। अब यहाँ से हम जानते हैं कि 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल r की वैल्यू होती है और लेकिन b से छोटी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से r, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, मतलब 6 से छोटी हो लेकिन 0 के इक्वल या फिर उसके बड़ी वैल्यूज। तो r की वैल्यू कितनी हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से छोटी होनी चाहिए और 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इतनी वैल्यूज हमारी किसकी आ गई, ये आ गई सारी की सारी r की वैल्यू। अब अगर हम इसमें रखें तो बी क्यू प्लस आर होता है, तो b की वैल्यू हमें पता है 6 है, तो 6q प्लस 0 होगा, ये पहला हो गया। फिर 6q प्लस 1 होगा दूसरा, 6q प्लस 2 होगा तीसरा, 6q प्लस 3 होगा चौथा, 6q प्लस 4 होगा ये पांचवा, और 6q प्लस 5 होगा छठवां। इस तरीके से हुआ हमारा। तो यहाँ से अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 6q प्लस 0 को हम 6q भी लिख सकते हैं कि ये जो 6q है 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 4 है, ये सारे के सारे इवन होंगे क्योंकि ये सारे के सारे डिविजिबल हैं, किससे 2 से डिविजिबल हैं, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 या फिर 0 या फिर 4 को ऐड करेंगे तो वो 2 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ से क्या हो गया 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय
2, then these are positive even integers। और जब ये तीनों डिविजिबल नहीं है हमारे, ये और ये वाला, तो जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये तीनों हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। तो देयरफॉर 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। जब ये तीनों डिविजिबल हैं 2 से तो ये इवन होंगे, जो भी वैल्यूज 2 से डिविजिबल होती हैं वो इवन होती हैं। और अगर ये तीनों नहीं है तो ये कैसे हो जाएंगे, ऑड इंटीजर्स हमारे हो जाएंगे। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसमें गिवन है कि एक जो है वो 660 मेंबर्स की एक बैंड है आर्मी की, और एक जो है हमारी वो 32 की है, 32 मेंबर्स की। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम, कितने कॉलम में ये सब साथ में खड़े हो सकते हैं, मैक्सिमम कॉलम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सीधा 616 इज ग्रेटर देन 32, जो बड़ा होता है उसकी वैल्यू को हम a मानते हैं, जो छोटा होता है वो b। तो a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 616 इज इक्वल टू 32 क्रॉस आएगी 19 टाइम तक प्लस 8। यहाँ पे रिमाइंडर r इज इक्वल टू नॉट जीरो, r इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम फिर आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू 8, 8 4 जा 32 प्लस 0, रिमाइंडर कितना हो गया हमारा 0। तो यहाँ पे जो 8 होगा ये क्या हो जाएगा हमारा HCF। 8 जो होंगे वो मैक्सिमम कॉलम होंगे हमारे, मैक्सिमम कॉलम। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 ऑफ सम इंटीजर m। तो यहाँ पे हमें बोला गया क्या गया, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पे हमें वो किस फॉर्म में मिलेगा, 3m प्लस 1, जहाँ पे जो m होगा वो कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ से हमें दिख रहा है क्या, b इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो r की जो वैल्यू होती है वो b से छोटी होती है और 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी होती है। तो यहाँ पे r की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 3 से छोटी लेकिन 0 के इक्वल और 0 से बड़ी होगी। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 के इक्वल यहाँ पे नहीं शो किया गया। तो r की वैल्यूज इतनी हो गई हमारे पास। तो अगर हम इसको माने a को हम क्या माने, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर। तो a इज इक्वल टू पहले हम b तो हमारा 3 ही है, तो 3 क्या, 3 क्यू प्लस r की वैल्यू पहले हम 0 रखेंगे। दूसरी बार a इज इक्वल टू b की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे हमने 3 किया, क्यूब 3 क्यू प्लस r की वैल्यू को यहाँ पे 1 रखेंगे। फिर a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस r की वैल्यू को 2 रखेंगे। ये 3 चीज़ें हमें मिल गई। अब हमें क्या दिखाना है इसको, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 ऑफ सम इंटीजर m। मतलब अगर हम इसका स्क्वायर करें, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर। अगर हम पहले वाले को लें, किसको लें, अगर हम इस वाले को लेके यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें किस फॉर्म में चाहिए, 3m मतलब 3 को हमें इसमें से बाहर निकाल के रखना है। तो यहाँ पे हम 3 लिए और m क्या हो जाएगा, ये 3q स्क्वायर, 3 3 9 भी हम कर सकते हैं। 3 को हमने बाहर लिया क्योंकि हमें ये 3m के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतने को m मान लेंगे, लेट m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, और फिर यहाँ पे m की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। तो जो स्क्वायर होता है किसी भी इंटीजर का वो किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। अब क्या लेंगे हम, अब हम दूसरा वाला लेंगे 3q प्लस 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अभी देखिए 3m प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए, तो प्लस 1 है तो प्लस 1 को हम एज इट इज यहाँ पे छोड़ेंगे क्योंकि हमें प्लस 1 के फॉर्मेट में चाहिए। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लें, अगर इन दोनों में से 3m चाहिए तो 3 इन दोनों में कॉमन लेंगे और प्लस 1 को एज इट इज यहाँ पे छोड़ेंगे। तो 3 यहाँ से हो जाएगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब क्या करेंगे, आपको सिर्फ उस फॉर्मेट में लेके आना है और जो भी वैल्यू आपको बीच में मिले उसको आपको m मान लेना है। इसमें को हमने m मान लिया तो जो हमारा a स्क्वायर हो जाएगा वो होगा 3m प्लस 1, इस फॉर्मेट में हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को
सॉल्व करेंगे। तो आगे के बचे हुए जो क्वेश्चन है, एक ही बचा हुआ है, आप उसको सेल्फ से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आता है तो ठीक, नहीं तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो आप इसको नोट डाउन करिए। प्राइम नंबर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, यूक्लिड का एल्गोरिथम पढ़ा था हमने, और अब हम देखने जा रहे हैं प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर होता क्या हमारा रियल नंबर्स में। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें हमारा 1 को छोड़ करके और कोई भी फैक्टर्स हमें न मिले। क्या प्राइम नंबर होता है? प्राइम नंबर आर दोज नंबर, ये वो नंबर होते हैं, आर दोज नंबर which have no factor except 1 को छोड़ करके जिसमें और कोई दूसरा जो फैक्टर हो वो ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो 3 में क्या होता है, 3 क्रॉस 1, एक 1 है एक 3 है, लेकिन 1 को छोड़ के इसका कोई और फैक्टर नहीं होगा। 7 को देखें तो 7 क्रॉस 1 को लेना ही नहीं है, तो 7 का 7 ही होता है। 11 का देखें तो 11 क्रॉस 1, ये भी 11 का 11 होगा। 1 को छोड़ करके और कोई भी और कोई भी फैक्टर ना हो, तो इन सबको हम बोलेंगे कि प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। और अगर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये भी मैं बता दूं। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर, मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं which has at least, जिसके पास कम से कम भी हो तो एक फैक्टर होना चाहिए। एक फैक्टर का मतलब कोई सा भी 2, 3, 4 इस तरीके से, एटलीस्ट 1 फैक्टर एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके उसके अलावा कोई एक और उसमें फैक्टर होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे है 4, तो 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1, तो इसमें 2 2 भी दिख रहे हैं, मतलब 1 के अलावा भी 2 2 दिख रहा है 4 को छोड़ करके। अभी लिया हमने 6, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1, मतलब इसमें हमें 3 फैक्टर दिख रहे हैं। 1 को अगर छोड़ेंगे तो 2, एक 2 होगा एक 3 होगा, तो 3 दिख रहे हैं। तो प्राइम क्या होता है, जिसमें सिर्फ वही नंबर्स हों और 1 को छोड़ करके जिसका कोई और फैक्टर ना हो। और कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट होता है जिसमें और भी कई नंबर्स उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे कि को प्राइम क्या होते हैं। क्या को प्राइम क्या होते हैं हमारे? को प्राइम आर दोज नंबर, लैंग्वेज देख रहे हैं कितना सिंपल है। को प्राइम आर दोज नंबर, या फिर दीज आर द सेट ऑफ नंबर हम लिख दें, अगर दीज आर सेट ऑफ नंबर, सेट या फिर ग्रुप आप समझ के चलिए, सेट ऑफ नंबर which has no common factor, which has no common factor except 1, जिसमें 1 को छोड़ करके, अभी मैं आप प्राइम और कंपोजिट में मैंने आपको बताया कि उसमें फैक्टर ही ना हो। अगर प्राइम होगा तो उसमें और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, कंपोजिट होगा तो उसमें दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब को प्राइम में क्या होगा, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन मीन्स क्या, सेम, कोई सेम फैक्टर हमें अगर न दिखाई दे तो वो जो सेट होंगे, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे एग्जाम्पल में लिया मैंने, ये हो गया 6 और ये हो गया 4 लेती हूँ, ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया 15। अगर मैं 4 का फैक्टर फाइंड करूँ, 4 का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा, क्या होगा 4 का फैक्टर, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1। अगर 15 का फाइंड आउट करूँ तो 15 का हो जाएगा, सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 1, तो 15 का हो जाएगा 3 क्रॉस 5 क्रॉस 1 और 4 का हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1। अब देखिए क्या इनके जो फैक्टर्स हैं इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कहीं दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे कहीं 2 दिख रहा है, नहीं है। इसमें 3 है क्या, इसमें 3 है, नहीं है। इसमें 5 है क्या, इसमें 5 है, नहीं है। तो जो 4 और 15 होंगे ये क्या होंगे, आपस में को प्राइम होंगे। अगर मैं अभी दूसरा एग्जाम्पल लूँ किसका, 4 और 6 का, तो 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1 और 6 का हो जाएगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1।
तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 दोनों में कॉमन है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो जब 2 दोनों में कॉमन हो गया तो ये को प्राइम नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? को प्राइम ये नहीं होंगे, क्योंकि इसके फैक्टर में कुछ कॉमन दिख गया। तो को प्राइम का मतलब क्या? ये सेट होते हैं नंबर, इसमें आपको 2 3 4 5 कितने भी नंबर आप साथ में लेके चलेंगे तभी उनको को प्राइम आप बोल सकते हैं। तो सेट होते हैं नंबर के विच हैज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी सेम फैक्टर ना हो। जैसे ये था तो इसमें 3 5 था, इसमें 3 5 नहीं था, इसमें 2 था तो इसमें 2 नहीं था। तो कोई भी जब कॉमन फैक्टर इसमें नहीं था तो उसको हम बोलेंगे कि दीज नंबर्स आर को प्राइम। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए, फिर हम फैक्टर की डेफिनेशन को देखेंगे। अब देखिए फैक्टर क्या होता है। फैक्टर ऑफ नंबर, फैक्टर ऑफ ए नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि प्राइम में फैक्टर एक को छोड़ के कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, को प्राइम में दूसरा फैक्टर हो सकता है कंपोजिट में, और को प्राइम में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो सारे में हम फैक्टर का यूज करें तो फैक्टर आखिर होता क्या है हमारा, तो हम ये समझते हैं। इफ एनी नंबर डिवाइड another number exactly, then number is known as, then the number divides, जो क्या कर रहा है डिवाइड, then the number divides is known as factor। क्या होता है हमारा फैक्टर ऑफ अ नंबर? इफ एनी नंबर, अगर कोई हमने नंबर लिया विच डिवाइड, या फिर इफ एनी नंबर डिवाइड अनदर नंबर, जो किसी दूसरे नंबर को क्या करता है? डिवाइड करता है। ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा, पहला वाला दूसरे को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली मतलब पूरे तरीके से उसको डिवाइड कर दे रहा है। देन नंबर डिवाइड्स, जो नंबर डिवाइड करते हैं उन्हीं को हम फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिया 16, तो 16 को कैसे करेंगे हम? 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो एक ये पहला नंबर है हमारा जो डिवाइड कर रहा है, और ये क्या है हमारा? दूसरा नंबर जो डिवाइड हो रहा है। तो इफ एनी नंबर मीन्स कौन सा? ये वाला। विच डिवाइड अनदर, जो दूसरे को डिवाइड कर रहा है, इस वाले को डिवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली मतलब पूरी तरीके से देखिए, जो जितने भी नंबर होंगे जो इस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1, ये हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? फैक्टर ट्री की। फैक्टर ट्री की। अब फैक्टर ट्री कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ इसी को हम चेन फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं कि वो ट्री की तरह दिखाई देता है, तो उसी को हम फैक्टर ट्री बोलते हैं। जैसे ये 16 हो गया, तो 16 को अगर हम करें, देखिए 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 8, यहाँ पे 8 मिला। फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? यहाँ पे 4। फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ पे क्या मिला? 2। फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? यहाँ पे 1। तो इस पूरे चीज को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ट्री। फैक्टर ही किया हमने, लेकिन उसको एक ट्री के फॉर्मेट में दिखाया, जैसे ब्रांच हो किसी ट्री की, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फैक्टर ट्री। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम HCF और LCM को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं आपको HCF की डेफिनेशन को बता देती हूँ कि HCF हमारा होता क्या है। HCF क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम ऑफ गिवन नंबर। ये क्या होता है हमारा? ये होता है प्रोडक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज GCD। इट इज ऑल्सो नोन एज GCD। ये प्रोडक्ट होता है किसका? स्मॉलेस्ट पावर। ये आपको ध्यान में रखना है किस क्या चीज? स्मॉलेस्ट पावर। किसकी स्मॉलेस्ट पावर? जो कॉमन प्राइम हो। कॉमन, यहाँ पे को प्राइम की बात नहीं हो रही है, कॉमन प्राइम। हम हमेशा फैक्टराइजेशन जब करेंगे अपने इस लेक्चर में या फिर अपने एक्सरसाइज में, तो हमेशा प्राइम से ही हम फैक्टर करेंगे, प्राइम नंबर्स का यूज करके ही हम उसमें फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे।
तो कॉमन प्राइम जो होंगे हमारे, ये कुछ सेट नंबर की अगर हम सेट को लें और उस पर बात करें तो उसमें जो कॉमन प्राइम होगा उसके स्मॉलेस्ट पावर को ही हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे HCF। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँ 12, 15 एंड 18, अगर मैं इसको लूँ और इसका मैं फैक्टर निकालूँ तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का होगा 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, और 15 का हो जाएगा 3 क्रॉस 5, और 18 का क्या हो जाएगा, 18 नहीं हम 21 लेते हैं यहाँ पे 21, तो 21 का क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 7। तो बोला क्या गया कि जो कॉमन प्राइम हो, कॉमन प्राइम हमें क्या दिख रहा है, ये कॉमन प्राइम दिखा, तो जो कॉमन प्राइम होगा उसका सबसे छोटी पावर जो होगी, सबसे छोटी पावर, यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 18 करूँ, 18 तो क्या हो जाएगा, 18 का अगर निकालें तो 2 9 जा 18, 3 3 जा, 3 1 जा, तो इसका हो जाएगा 3 क्रॉस 3 क्रॉस 1 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्रॉस 2, 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गई, पावर 2 हो गई। तो अगर इसमें देखें तो हमें क्या लेना होगा, 18 हमने लिया ना, तो यहाँ पे भी 18 कर देते हैं इसको, 18 लिया हमने तो हो गया 3 की पावर 2 क्रॉस 2। तो हम देखेंगे कॉमन क्या है, सब में कॉमन है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, 3 का स्क्वायर क्रॉस 2 कॉमन है, पूरे के पूरे में कॉमन आपको क्या दिख रहा है 3 3 3, इसमें 2 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इन दोनों में, इसमें 5 है लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है। तो इस तरीके से जो कॉमन है, क्या कॉमन है 3 3 3, और 3 3 3 की जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, स्मॉलेस्ट पावर ये 1 रही, यहाँ पे भी 1 रही लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 को न लेकर के हम कौन सी वाली पावर को लेंगे 1, तो जो HCF होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 3। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम ऑफ गिवन नंबर इज ऑल्सो नोन एज GCD। मतलब जो कॉमन प्राइम होंगे, कॉमन प्राइम में पहले हम देखें कॉमन प्राइम क्या है। कॉमन प्राइम दिखा हमें 3 दिख रहा है, लेकिन उसके बाद हम चेकआउट करेंगे कि उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर का होगा हम उसे चूज करेंगे। तो अभी मैं आपको 21 वाला लेके दिखाती हूँ। जो 21 था, तो 21 में हमें 7 क्रॉस 3 मिला था, ये 21 था, इसमें मिला 3 क्रॉस 7, तो इसमें हमें कॉमन क्या मिला, कॉमन मिला हमें 3, पूरे की पावर 1 है, सेम है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम हमेशा छोटी घात को लेंगे, जो सबसे छोटी पावर होगी उसको लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब पावर सेम है, 1 1 ही है, तो हम 1 वाले को लेंगे और HCF हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि LCM क्या होता है। LCM होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर, या फिर प्राइम फैक्टर बोल दें, प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, LCM हमारा होगा प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट पावर का यूज किया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर करेंगे, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट पावर, लेकिन किसका, यहाँ पे हम कॉमन प्राइम यूज कर रहे थे, जो प्राइम कॉमन होंगे सिर्फ उन्हीं को हम HCF बोल सकते हैं। लेकिन LCM में सभी के सभी जितने भी आपको प्राइम दिखे नंबर, उन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, उन सभी के प्रोडक्ट को हम LCM बोलेंगे। कैसे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 क्रॉस 3, ये हो गया 3 क्रॉस 5, ये हो गया क्या 3 क्रॉस 7। तो प्रोडक्ट होगा सभी ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। तो प्रोडक्ट 2 की पावर 2, ये भी प्राइम है, इसको हमने लिख लिया। हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, यहाँ पे अगर हम करें तो ये 2 की पावर 0 होगा, यहाँ पे करें तो 2 की पावर 0। तो हाईएस्ट पावर पूरे में कितनी दिख रही है, यहाँ पे 2 की पावर 2 सबसे हाईएस्ट है, तो इसका प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे। अब देखिए 3 की हाईएस्ट पावर कहाँ पे दिख रही है, पूरे में जहाँ पे देखेंगे वहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पे 3 करेंगे। अब 5 यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें 5 की पावर 0, यहाँ पे 5 है ही, यहाँ पे करें हम 5 की पावर 0, तो क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ पे, ये 5 की पावर 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 1। फिर 7 का भी इसी तरीके से करेंगे 7 की पावर 0 करके, तो सबसे हाईएस्ट पावर हमें कहाँ दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट पावर हमें दिख रहा है 7 की पावर 1। तो इस तरीके से सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जितने भी नंबर्स आपको गिवन हो, पहले आप क्या करिए, उन सबका मल्टीप्लाई। देखिए 2 क्रॉस 3, 5 गिवन है तो 5 का, फिर 7 गिवन है तो 7 का। अब देखिए कि हाईएस्ट पावर कौन कौन सी, इसकी 2 है तो यहाँ पे 2 करेंगे, 3 पे 1 है तो 1 करेंगे, 7 पे 1 है तो 1, 5 पे 1 है तो 1। अगर यहीं पे 3 की पावर 2 होता, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3,
यहाँ पे 5 की पावर 2 होता, यहाँ पे 5 होता मान लीजिए, बस ऐसे लिखने को मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे पहले हम पूरे को लिख लेते हैं एज इट इज यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं 2 की पावर कहाँ पे हाईएस्ट है, यहाँ पे तो 2 की पावर 2 कर दिया। अब देखेंगे 3 की पावर कहाँ पे हाईएस्ट है, तो 3 की पावर इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो हाईएस्ट यहाँ पे, तो 3 की पावर 2 वाला लेंगे। अब 5 है यहाँ पे 5 की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर ये वाली है तो 2 लेंगे। फिर 7 का 1 है तो 7 का 1 रखेंगे। तो इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो एलसीएम होगा उसकी वैल्यू आएगी हमारी ये, राइट। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए एक प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर हमारे पास इफ वी हैव, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इफ वी हैव टू इंटीजर्स, अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, कौन कौन से, ए और बी। अगर हमारे पास दो इंटीजर ए और बी हैं तो जो एचसीएफ होगा ए बी का, ये सिर्फ दो इंटीजर्स की बात हो रही है, एचसीएफ जो होगा ए बी का और एलसीएम जो होगा ए बी का, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM of two integers are equal to product of that given integer। जो प्रोडक्ट होता है हमारा HCF और LCM का, HCF और LCM भी किसका निकालेंगे हम, ए और बी का। तो जो HCF होगा हमारा ए बी का और जो LCM होगा ए बी का, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। देखिए जैसे मैं एग्जांपल अगर लूँ 6 का और 15 का, किसका 6 का और 15 का, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा 2 क्रॉस 3 और 15 का होगा 3 क्रॉस 5। तो अगर HCF निकालें, HCF क्या होता है, प्रोडक्ट होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। जो कॉमन है क्या है, 3 है, तो उसका प्रोडक्ट होगा मतलब 3 ही रहेगा, तो 3 होगा यहाँ पे HCF इसका। और LCM क्या होगा, LCM हो जाएगा हमारा 2 3 5, जो जितने भी प्राइम होंगे उनकी हाईएस्ट पावर को लेंगे। तो 2 3 5 मतलब क्या, 3 2 6 5 5 6 30। तो ये हो गया HCF किसका, 6 और 15 का। ये LCM हो गया किसका, 6 और 15 का। तो अब देखना है क्या इनका प्रोडक्ट आपस में और इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है या नहीं। तो देखिए प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 6,15 क्रॉस LCM ऑफ 6,15 इज इक्वल्स टू 6 क्रॉस 15। ए बी है क्या हमारे 6 और 15, HCF ऑफ 615 और LCM ऑफ 615। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है हमारी 3 है, इसकी वैल्यू क्या है 30 है, ये कौन सा 30 है, ये 30 है, ये हो गया हमारा 6 क्रॉस 15। तो 3 3 जा 9, वैल्यू आ गई 90 और 15 6 जा 90, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 90। दोनों साइड में क्या हो गया, सेम। तो ये जो होता है ये सिर्फ अप्लाई होता है किस पे, सिर्फ अगर आपको 2 इंटीजर्स गिवन हो उस पे। इफ वी हैव 2 इंटीजर्स तब उस पे ये अप्लाई होगा। अगर आपको 3 इंटीजर्स गिवन है, उसमें बोल दिया इस तरीके से HCF LCM, तो उस पर अप्लाइड नहीं होगा, ये सिर्फ 2 इंटीजर्स के लिए अप्लाइड होता है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। फंडामेंटल थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फंडामेंटल थ्योरम किसका है, अर्थमेटिक का। तो हम यहाँ पे अपने हेडिंग को डालते हैं फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है ये हम आज चेकआउट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। इसका यूज हम करते हैं किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिफिकल्ट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसका स्टेटमेंट होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं। जैसे कोई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे, जो अपने आप से ना होकर के किसी और भी नंबर से डिवाइड हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखें तो वो क्या हो जाती है, उसी को हमारा कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट होती है। इट इज यूज्ड टू सॉल्व या फिर कैलकुलेट डिफिकल्ट कैलकुलेशन, इट इज यूज्ड टू सॉल्व
डिफिकल्ट कैलकुलेशन, ये डिफिकल्ट कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए होता है, यानी इट इज यूज टू मेक इजी डिफिकल्ट कैलकुलेशन। आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज यूज टू मेक इजी डिफिकल्ट कैलकुलेशन। और क्या होता है इन दिस स्टेटमेंट, या फिर इट स्टेट दैट, ये लिखते हैं इट स्टेट दैट, इट स्टेट्स दैट द कंपोजिट नंबर can be written in form of product of prime factors, या फिर प्राइम नंबर्स होंगे यहाँ पे, whose factors are unique, जिसके फैक्टर्स कैसे हों, यूनिक हों। हम सभी जानते हैं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। मतलब अगर हमारे पास 7 है तो 7 का फैक्टर क्या होता है, 7 क्रॉस 1, इसमें हम कोई दूसरा और फैक्टर नहीं इंक्लूड करते हैं। अगर हमारे पास है 11 तो 11 का होता है हमारे पास 11 क्रॉस 1, 13 होता है तो 13 का होता है 13 क्रॉस 1। तो जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट होता है हमारा, वो कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पे लिखते हैं, और उसके फैक्टर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। ये कौन कहता है, ये कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 15, 11, 13 इस तरीके से कई सारे ईयर्स में पूछा गया। वो क्वेश्चन ये है कि हमें रिप्रेजेंट करना है 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13 को किस फॉर्म में, कंपोजिट नंबर के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो नंबर गिवन है क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, किसी दो डिफरेंट नंबर्स के अगर हम प्रोडक्ट निकाल लें, जैसे कंपोजिट नंबर 8 हो गया, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 क्रॉस 2। देखिए इसमें 8 को छोड़ करके और 1 को छोड़ करके हमें दो और अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, क्या, 4 और 2 दिख रहे हैं। तो जब आपको दो अलग अलग नंबर दिखे, मतलब ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सके उन्हें हम कंपोजिट कहते हैं। और ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने से डिवाइड हो, जैसे मैंने आपको बताया 7 को सिर्फ हम लोग 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 को सिर्फ 11 से, और 13 को सिर्फ 13 से, 17 को सिर्फ 17 से। इस तरीके से हम लोग इन नंबर्स को क्या बोलेंगे कि ये नंबर्स जो होते हैं वो हमारे प्राइम होते हैं और कंपोजिट जो अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सके। तो अब देखेंगे क्या ये कंपोजिट है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले दोनों में 13 दिख रहा है, अगर हम इसको भी एक ब्रैकेट में डालें, यहाँ पे प्लस की साइन है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये 13 इधर भी दिख रहा है, 13 इधर भी दिख रहा है। अगर मैं 13 को यहाँ पे कॉमन करूँ तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 7 क्रॉस 11 क्रॉस 1, यहाँ पे 1 मिलेगा, प्लस में 1, यहाँ से भी 13 को कॉमन किया और इधर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर लिया। अब यहाँ से क्या मिलेगा, 13, 77 हो गया, 1 में करेंगे तो 77 और इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 78। तो हो गया 13 क्रॉस 78। तो 13 क्रॉस 78 का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 8 है वो 4 क्रॉस 2 है, मतलब जो हमारा इसका प्रोडक्ट होगा वो 13 से भी डिवाइड होगा और 78 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब 78 का मतलब वो और कई सारे नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। तो जब वो कई सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। ये नंबर हमारा कैसा है, कंपोजिट नंबर है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे रियल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं। रियल नंबर हम कहते हैं किसको है, इरेशनल किसको कहते हैं, रेशनल किसको कहते हैं, और उस पर बेस्ड एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम की सिर्फ स्टेटमेंट देखेंगे, उसकी प्रूफिंग की आपको कोई जरूरत अभी नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम पहले रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, those number are said to be rational number which can be written in form of p by q. Those numbers are said to be rational number which can be written in a form of p by q where q is not equals to 0 and p and q are integers, जहाँ पे p और q integers हो। रेशनल इरेशनल आपने 9th में पढ़ रखा होगा। तो ये नंबर जिनको हम लोग p by q के फॉर्मेट में लिख सके और जहाँ पे q हमारा 0 ना हो और p and q are integers, where p and q are integers, p और q क्या है हमारे integers हैं। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, रेशनल नंबर को। अब हम अगर देखें इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर
अब इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? दोज नंबर विच कैन नॉट बी, दोज नंबर विच कैन नॉट बी expressed in form of simple fraction. फ्रैक्शन समझते होंगे, सिंपल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर। ऐसे नंबर्स जिनको हम सिंपल फ्रैक्शन, जैसे हमारा हो गया 2/3, 7/9, 8/6, इस तरीके से जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर हम उनको सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में न लिख सकें तो उन नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, क्योंकि 2, 3, 7, 9, 8, 6 हमारे इंटीजर्स होते हैं, और नीचे की जो क्यू की वैल्यू है इसमें से किसी में भी 0 नहीं है, तो ये सारे रेशनल को शो करेंगे। लेकिन ऐसे नंबर जिनको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन, ये सिंपल फ्रैक्शन ही तो है, अगर हम उसको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सके तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अब दूसरी चीज क्या आ गई? दूसरी चीज आई हमारी रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, या फिर आपको नंबर लाइन पे जितने भी डिस्टेंस पे पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन मैं आपको दिखवा देती हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल and irrational number is known as real number। रियल नंबर्स हम लोग किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। इतनी बात हो गई। अब हम देखिए, अब हम अपने आपने देखा होगा कि उसमें प्रूफ करना रहेगा हमारे एक्सरसाइज में कि √5, √2, √3 ये सारे इरेशनल को प्रूफ करना होगा। तो उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले बता दिया इन सारी चीज़ों को। अब हम जा रहे हैं थ्योरम पढ़ने, जिस थ्योरम के बाद ही हम समझ सकते हैं कि कैसे हम √3, √5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो वो थ्योरम हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आपको उसको समझने में बहुत ही डिफिकल्टी होगी। तो थ्योरम क्या कहता है? इफ वी हैव अ प्राइम नंबर p, अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है p, इफ वी हैव एनी प्राइम नंबर p, अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर p है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर a नहीं लगाते क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर को क्या मान रहे हैं? a। कोई पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास a, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a। अगर वो प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। देखिए, अगर ये p स्क्वायर है, p है, अगर p जो है हमारा वो किसी नंबर को हम मान लेते हैं 5 का स्क्वायर, अगर p जो है वो 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इस थ्योरम के हिसाब से p जो है वो 5 को भी डिवाइड करेगा। ये स्टेटमेंट इस थ्योरम की है, बेसिक से स्टेटमेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a को भी डिवाइड करेगा। ये कौन कहता है? ये कहती है हमारी ये थ्योरम। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे और एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो हमारे बुक में दिए हुए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर, वी हैव टू प्रूव दैट। √5 इरेशनल नंबर है, ये हमें क्या करना है? शो करना है, सो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो इसमें मैं आपको स्टेप्स बताती चलूंगी कि कैसे कैसे हम स्टेप इसमें लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपको गिवन है आपको उसका अपोजिट लेके चलना है, राइट? अगर आपको गिवन है यहाँ पे कि इरेशनल नंबर, तो हम क्या मान के चलेंगे? उसको रेशनल नंबर। ये कौन कहता है? ये कहता है हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो चलिए इसकी प्रूफिंग हम देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले लेंगे लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। √5 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो किसके इक्वल होगा? रेशनल नंबर है वो तो p/q के फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पे p और q हमारे क्या होंगे? कोप्राइम। कोप्राइम भी मैंने आपको बता रखा है। कोप्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं
जिसके जो फैक्टर्स होते हैं उसमें हमें कुछ भी कॉमन ना मिले। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 8 का, 8 में हो जाएगा 4 क्रॉस 2, 9 का लिखूँ तो ये 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 2 नहीं है, मतलब इसके फैक्टर में आपको दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे कोप्राइम होंगे। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इस तरीके से 6, यहाँ पे मैं कर दूँ इसको 3 क्रॉस 2, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, कॉमन आ गया, तो ये दोनों हमारे कोप्राइम नहीं होंगे। तो कोप्राइम का मतलब ये होता है कि जिसके फैक्टर में हमें कुछ भी कॉमन देखने को ना मिले वो नंबर्स आपस में क्या होते हैं, कोप्राइम। तो यहाँ पे जो P और Q है वो कोप्राइम है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, इसको हम पहला स्टेप मान लिए। अब क्या करेंगे, अब इसको हम इधर लेके जाएंगे, √5 Q इज इक्वल्स टू P। बस इसको सॉल्व करना है, जिस तरीके से आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। अब रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इस तरीके से लिखूं यहाँ पे कि 10/5 तो मुझे क्या मिलेगा, 10/5 करने पे 2 मिला। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं यहाँ पे P स्क्वायर और इस 25 को इधर नीचे लेके आऊँ, P स्क्वायर अपॉन में 25, और मुझे इस साइड में क्या मिलेगा, अगर मैं इस तरीके से लिखूँ Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन में 25, P स्क्वायर अपॉन में 25 हो गया। तो यही मैंने लिखा, P स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू, मिला हमें Q स्क्वायर, मिला यहाँ से। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स 10, 5 जो है वो 10 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड्स 10। और इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं कि 25 डिवाइड्स 25 कहाँ आएगा, 5 आएगा यहाँ पे। तो ये देखिए रूट है, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 5 मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइड्स P का स्क्वायर। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि 5 डिवाइड्स 10, उसी तरीके से 5 डिवाइड्स P स्क्वायर हमारा यहाँ पे हो गया। तो अभी जो मैंने आपको थ्योरम बताया था कि अगर 5 डिवाइड्स P स्क्वायर देन 5 डिवाइड P, जैसे मैंने आपको बताया था कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P जो है वो डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, तो P डिवाइड करेगा A को। अभी आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये दोनों P सेम है, ये P सेम नहीं है, ये जो नंबर्स हैं वही P की वैल्यू होगी। जैसे P डिवाइड्स, अगर P अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी करेगा, तो 5 अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स P ऑल्सो, तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं कि 5 डिवाइड्स P स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स P, 5 डिवाइड्स P। यहाँ पे √5 था तो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास सिर्फ 5 ही बचेगा। तो समझ में आए बात, जैसे 5 ने 10 को डिवाइड किया 2 मिला, वैसे यहाँ पे 5 जो है वो P स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और Q स्क्वायर मिलेगा। इस तरीके से आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे बताया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप था हमारा वो कंप्लीट होता है। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम करेंगे लेट P इज इक्वल्स टू 5C। P को हमने क्या मान लिया, 5C। ये है हमारा कौन सा, सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप। P को हमने 5C किया। अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 5 25 का स्क्वायर इंटू C का स्क्वायर। अब ये वाली इक्वेशन अगर आप देखें, अगर इसको मैं A मानूं और मैं इसको B मानूं, तो फ्रॉम A एंड B देखिए A से हमें क्या दिख रहा है कि P स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो इस इधर से क्या करेंगे, हम यहाँ से P स्क्वायर की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख देंगे, P स्क्वायर की जगह पे P स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के हम यहाँ पे डालेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं 5Q स्क्वायर, P स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई, P स्क्वायर की वैल्यू 5Q स्क्वायर थी, इसमें डाल दी। तो यहाँ पे क्या मिल गया 25C स्क्वायर। ये 25 का स्क्वायर कहाँ से, 25C स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर, ये 5 ने 5 को डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 5C स्क्वायर। अब अगेन वही कंडीशन हमारे पास आई, अगर हम 5 को यहाँ नीचे लेके आए तो यहाँ पे बचेगा C स्क्वायर, मतलब जो 5 है वो Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, 5 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो, तो 5 Q को भी डिवाइड करेगा। अब अगर 5 Q को डिवाइड कर रहा है, 5 P को भी डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स P और 5 डिवाइड्स Q, तो ये क्या आपस में को प्राइम होंगे, नहीं। तो Q एंड P आर नॉट को प्राइम,
जब इसमें कॉमन मिल गया, देखिए मैंने आपको बताया को प्राइम स्टार्टिंग में कि उसमें कॉमन कुछ नहीं मिलने चाहिए उसके फैक्टर्स में, इसमें इसके फैक्टर में हमें 5 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी है 5, इसमें भी है। तो जब ये को प्राइम हो गए तो हमने क्या एज्यूम किया था कि पी और क्यू जो है हमारे को प्राइम है, लेकिन यहाँ से एजम्पशन हमारा गलत हो गया, ये को प्राइम नहीं है। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया था, माना था जो हमने, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया, इसलिए √5 इज रेशनल इरेशनल नंबर। तो जो √5 होगा हमारा वो इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, यहाँ पे थर्ड स्टेप कौन सा होगा, जब हम लोग पी स्क्वायर की वैल्यू उठा के इसमें डालेंगे, उसके बाद तो आपका आंसर √5 इरेशनल प्रूफ हो जाना है इसको। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन, 3 + 2 √5 7 √5। अब अगर आपको इरेशनल नंबर के साथ में कुछ और भी मिल जाए, जैसे इसके साथ में 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 3 एडेड है, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको कुछ कम ही स्टेप करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो हमें वही करना है कि पहले इरेशनल मानना है। तो उसको सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। क्या मानेंगे, रेशनल नंबर। सबसे पहला वाला स्टेप हमारा ये कि रेशनल नंबर मानेंगे। तो 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा p/q के। p/q के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ यही एक काम करना है कि हमें √5 को अकेला छोड़ना है। वी हैव टू लीव इट अलोन हियर, हमें √5 को एक तरफ अकेला छोड़ देना और सारे के सारे जितने भी नंबर है उनको इक्वेशन के एक साइड लेके जाना है। तो क्या करेंगे हम, पहले 3 प्लस में तो उसको 3 नेगेटिव में लेके जाएंगे। तो यहाँ से 2 √5 इज इक्वल टू p/q -3, 3 उधर गया माइनस हो गया। अब यहाँ से √5 इज इक्वल टू p माइनस, इधर मल्टीप्लाई किया तो 3q अपॉन में q आ गया। अब 2 को भी उधर से हटाना है, √5 को अकेला छोड़ना है, तो 2 को नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, p - 3q अपॉन में 2q। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये p/q के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो है। तो फ्रॉम हियर p - 3q अपॉन 2q इज रेशनल नंबर, या फिर लिखते हैं एंड √5 इज रेशनल नंबर। ये दोनों हमारे कैसे हो गए, रेशनल नंबर। लेकिन अभी मैंने प्रूफ किया था, आपको सिर्फ ये लिखना है। अगर यहाँ पे √3 भी आ जाए तो आपको यही लिखना है, बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। हमने प्रूफ किया था अभी इसके पहले वाले में कि √5 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है हमारा। तो जब √5 इरेशनल है और ये इधर से हमें पता चला कि ये रेशनल नंबर है, तो हमारा जो एजम्पशन था रेशनल नंबर का वो गलत हो गया। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। 3 + 2 √5 हमारा इरेशनल नंबर होगा। क्या किया, कुछ नहीं किया, √5 को अकेला छोड़ा और यहाँ से हमने रेशनल मान के चले हम लोग, तो ये रेशनल ही होगा, तो इसके इक्वल ये है तो ये भी रेशनल ही होगा। तो जब ये दोनों रेशनल हो गए तो हमने यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये रेशनल है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 अगर √3 आ गया, √2 आ गया, √7 आ गया, हम इन सबको जानते हैं कि ये सब हमारे कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो हम जानते हैं कि ये ऑल वैल्यूज आर इरेशनल। तो यहाँ से हमारा एजम्पशन था, जो हमने माना था रेशनल का, वो गलत हो गया और ये सारी वैल्यू हमारी इरेशनल हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, इसको फिर मानेंगे रेशनल, मान लिया कि ये रेशनल है, तो 7 √5 इज इक्वल टू p/q हो जाएगा। अब √5 को फिर अकेला छोड़ना है, तो √5 इज इक्वल टू p/7q हो गया। तो यहाँ से फिर वही करेंगे, फ्रॉम हियर ये बोथ आर रेशनल, यहाँ से दोनों के दोनों रेशनल होंगे, बट वी नो दैट √5 इज रेशनल, लेकिन हम जानते हैं कि √5 इरेशनल होता है, √5 इज इरेशनल। तो यहाँ से आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड दिस इज इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं। इस वाले में बहुत छोटा स्टेप आपको करना रहता है। अब आप मुझे करके बताएंगे क्या, √3 √5 और 6 + 2 √3 को इरेशनल आप मुझे बताएंगे, राइट। आपको ये सारे के सारे सॉल्व करके दिखाना है। √5 नहीं √2 करना है यहाँ पे, √2, ठीक है। तो ये नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी के साथ हमारा जो रियल नंबर का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स को, वो भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही छोटा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा।
and subscribe for more videos also. Thanks for watching.